अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वर्ल्ड कप मस्तियाँ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर। तो आज आखिरी रात है, यानी कि कल से वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट मरहले हैं उसका आगाज़ होने वाला है और मेज़बान भारत और कीवीज़ आमने सामने आने वाले हैं। सेमीफाइनल में सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ कीवीज़ इस वर्ल्ड कप के राउंड मैच में शिकस्त का बदला उतारने के लिए बेचैन है, तो दूसरी तरफ भारत की टीम कामयाबियों का सिलसिला बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद होगी। और यकीनन हम ये बार बार अपने प्रोग्राम में बात भी कर चुके हैं कि टॉस बहुत अहम होगा। इरफान, क्यों? जी बिल्कुल, और जो हमने पहले भी डिस्कशन की कि टॉस इतना वाइटल है कि अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर भी 4 मुकाबले इस ग्राउंड पे खेले गए। तीनों मैचेस जो शुरू में थे वो बहुत बड़े मार्जिन से जो टीम पहले खेली वो मैच जीती। एक वो 1 ऑफ विक्ट्री मैक्सवेल की ब्रिलियंस इनिंग की वजह से वो मैच चेस करते हुए जीते। और आयशा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो टीम पहले खेलती है उसका 350 प्लस स्कोर है, जो एवरेज स्कोर नज़र आता है, और जो चेस करती है उसका 185 प्लस है। तो ये हमें बड़ा क्लियर बता रहा है कि रात को बॉल जो है वो सीम और स्विंग करती है और खेलना अंडर लाइट इतना आसान नहीं है। बट देखना पड़ेगा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने रोहित शर्मा की सुनी, उस पर भी हम बात करेंगे। अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिलों के राजा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सॉरी, इन गुड स्पिरिट। या एग्जैक्टली जी। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर, हम सब की जान और पहचान, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अभी? जी ठीक। थैंक यू। और हमारा शो की जान की कहना चाहिए, और बड़े वाइब्रेंट किस्म के इनके एनालिसिस होते हैं। शो के स्टार्ट से लेके लास्ट तक चल रहे हैं। वन एंड ओनली इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक। आप और कुछ खास मेहमान भी हैं हमारे साथ, उनका भी हम तारुफ करवा दें। जनाब चॉकलेटी हीरो, किसको नहीं पता कि कौन है पाकिस्तान का, वहीद मुराद। आज वैसे मुकाबला होने लगा आयशा। अच्छा? इस सेट पे 2 चॉकलेटी हीरो है। ओह, दूसरे का मैं भी। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वहीद मुराद, कैसे हैं आप? ये खिताब वापस लेने का दिल कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने शो में मुझे बुलाया है। हमारी नौजवान नस्ल को भी पता चलना चाहिए कि पुराने हीरोज क्या थे। क्या थे और कैसे थे? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खूबसूरत सी अदाकारा हमारे साथ बैठी हैं जो कि पाकिस्तानियों के उस वक्त की दिलों की धड़कन भी रही हैं, शबनम जी। शबनम जी, कैसी हैं आप? अच्छा, ये क्यों करते थे ये लोग? अच्छा, उस वक्त के हीरोज कैसे थे ये भी पता चलना चाहिए, उस वक्त की हीरोइंस क्या करती थी ये भी पता मेरा ख्याल आईसीयू से आई है। आईसीयू से नहीं आई, असल में ये अपनी एक्टिंग के डायलॉग्स कम और सांस से ज्यादा। स्मॉग भी नहीं होती थी। फिर इनको सांस क्यों चढ़ा होता था? हम आपको बताए देते हैं कि ये एक एक्टिंग का गमजा हुआ करता था, और सांस लेने का मतलब था कि हम पॉज ले रहे हैं, और अगर सांस ना होता तो आवाज में वो उतार चढ़ाव ना हुआ करता था, और उसके अलावा आपको इंटेंसिटी ना पता चलती थी। इसके अलावा जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक आते हैं तब हमारा सांस ये बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। शब्बो इतनी बड़ी लाइनें कह दी है कि सांस में। नहीं, मैंने 5 सांस लिए हैं। बहरहाल हमने अपनी क्रिकेट टीम के स्टैट्स देखे, हमें बहुत दुख और अफसोस हुआ कि जो कौम अपनी टीम के लिए दुआएं करती रही, इंतहाई माजरत के साथ इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस दी है। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया था वहीद, लेकिन इस टीम ने हमसे वो सब कुछ छीन लिया, सब अब ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को। मेरा डायलॉग तो पूरा होने देते। असल में आज नए कैरेक्टर्स हैं ना। चले हम पहले क्रिकेट पे थोड़ी। आपका दिल तो चाह रहा होगा जो टीम, कौमी टीम की परफॉर्मेंस है, आप खुद ही टीम का हिस्सा बन जाएं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर लें। काश ऐसा हो सकता, लेकिन ये गुल्ली डंडा खेला करते थे। लेकिन वक्त अब हाथ से निकल चुका है। बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, ये हो ना सका। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगला वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारा होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। रमीज़ भाई, आपकी तरफ आते हैं। पीसीबी हेडक्वार्टर में काफ़ी हलचल होना शुरू हो गई है, और अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों के हवाले से हम डिस्कशन में करेंगे आपके साथ। सबसे पहले ये कि हमने देखा कि मौनी मोकल ने रिज़ाइन दे दिया, और कल बाबर आजम की भी मीटिंग एक्सपेक्टेड है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के साथ, और आज वहाब रियाज की और मोहम्मद हफीज़ की भी मीटिंग हुई है, और एक्सपेक्टेड यही है इन दोनों में से किसी एक को चीफ सेलेक्टर लगाया जाएगा। और साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि ओबियसली हेड कोच के लिए यूनुस खान का नाम भी कंसिडर किया जा रहा है। ये जो जितनी भी चेंजिंग आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं,
एज ए चेयरमैन पीसीबी आप कैसे देखते हैं कि ये सब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और इसका क्या या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा क्रिकेट को? देखिए, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। सिर्फ बात ये है कि आप इस वक्त क्या क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ना चाहेंगे या नहीं जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत टर्बुलेंस है और टर्बुलेंस के दौर में क्लैरिटी चली जाती है। तो चेंज जो है वो एट टाइम्स फर्क डालता है, एट टाइम्स नी जर्क ऑपरेशन भी होता है कि एक एक्शन हुआ है और उसके रिएक्शन में एक आप चीज़ें मोशन में डाल देते हैं। जब भी डिसीजन होते हैं वो उसमें टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को प्लान करके फिर आप जाते हैं। अभी तो हुआ ये है कि स्मूथ चल रही थी चीज़ें, उसके बाद जैसे जैसे मैच हारना शुरू किए, इसको एक टर्म होती है थ्रोइंग पीपल अंडर द बस, यानी कि आप जो है अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के और दूसरों पे लाद दें। सो जब क्रिकेटर्स हैं वो जब किसी इदारे से जुड़ते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि क्या फेयर प्लान या फेयर गेम के तहत वो जुड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको एक पेडेस्टल चाहिए, इस वजह से वो आना चाहते हैं सिस्टम में। मैं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त कतराऊंगा कोई भी ओहदा लेने के हिसाब से, इसलिए कि बहुत टर्बुलेंस है, कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कप्तानी से लेके सिस्टम से लेके क्रिकेट बोर्ड में क्या होने वाली है चीज़ें, और ये प्रेशर में जो भी आप डिसीजन करेंगे वो ठीक डिसीजन नहीं होगा। अच्छा, ज़का अशरफ के दौरे के हवाले से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। रमीज सर के आने वाले दिनों में वो इंडिया का दौरा करेंगे और जो फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का वो भी गालिबन वहीं पे देखेंगे। उनके इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अब एक पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, यानी कि आपकी टीम अगर हार गई है तो जाने का कोई जवाब ही नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होता है, ऑफर्स जाने की हर जगह होती है। चेयरमैन को वो ऑफिस को रिस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद वो आपको इनवाइट इशू कर देते हैं, बट आपको भी तो सिचुएशन समझने की जरूरत है ना कि क्या ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये आपकी टीम बाहर हो गई है, आपको टफ डिसीजंस अगर लेने हैं वो कैसे लेने हैं, और फिर उसके लिए वहां जाके सिर्फ एक व्यूइंग गैलरी में बैठना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई चेंज तो आने वाली है नहीं एटीट्यूड्स में। या तो हो ना कि आप कोई आइस ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं और जिसकी आपको वहां पे प्रेजेंस से दुनिया क्रिकेट को बहुत फर्क पड़ेगा। एज अ व्यूअर अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपकी टीम तो बाहर हो गई है। अच्छा, ये कह रहे हैं रमीज भाई आईसीसी की मीटिंग के लिए जा रहा हूं मैं, इनका स्टांस जो पीसीबी की तरफ से आया है कि वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं और साथ फाइनल भी मैं देखूंगा। ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ आईसीसी की मीटिंग। देखिए, मुझे भी कहा गया था जब मैं था चेयरमैन के जी इंडिया पाकिस्तान का वो मैच है, कहाँ हुआ था जो हारे थे हम, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो बहुत जोर लगाया था इन्होंने कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, टीम को जरा बैकिंग भी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। मैंने कहा मेरा कुछ ताल्लुक ही नहीं है, मैं वैसे भी नर्वस वॉचर हूँ, मुझे नहीं जाना है और मैंने बहुत टूर्स कर लिए हैं, मैं बड़े सुकून में हूँ। ये आईसीसी की मीटिंग है तो मैं मान सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट अदरवाइज अगर वैसे मैच देखने जाना है तो मेरा नहीं ख्याल है उसकी कोई तुक बनती है। बिल्कुल। आके भाई आपकी तरफ आएंगे, ये जो बोर्ड में हो रहा है, अभी 4 दिन पहले तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर लगाया गया, आज पूरी सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी गई और नई अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, डेली प्लेयर्स के ऊपर मीटिंग हो रही है। आपके साथ भी लास्ट वीक उन्होंने एक मीटिंग की, अब अभी कल कुछ और मीटिंग एक्सपेक्टेड है। ये 3 नाम जिस तरह मैंने बताया ये आज मिल के गए इनसे, तो क्या ये सारी जो हलचल हो रही है ये आपको कुछ लगता है कि कुछ सिमत इनकी डायरेक्शन नज़र आ रही है या ये एक हैफ हैज़र्ड डिसीजन करते चले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही किसी को क्या होना चाहिए क्या नहीं? जल्दी में पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। ठीक है, अभी आपकी एक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है और दूसरा अब आपके पास चैलेंज है टेस्ट मैचेस मेनली, आपने उसके लिए टीम को बनाना है। और जो लास्ट आपकी टीम गई थी श्रीलंका से सीरीज़ भी जीत के आई है, उसमें देखें कि आप और क्या बेहतरी कर सकते हैं। अब ये वाला काम ना करें जो सरफराज के साथ किया था कि एक फॉर्मेट में बुरा खेला, वो तीनों से उड़ा दिया। अब बाबर को ठीक है, अगर आपने अभी तो देखिए ओडीआई तो होना ही नहीं है जी, तो उसका कप्तान तो कोई बनाए ना बनाए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे ही नवंबर में जाके कहीं होने हैं। तो अब 2 ही हैं आपके, एक T20 और एक
टेस्ट Test मैचेस है, जी। हैं, तो अभी फोकस करें कि टेस्ट मैच में आप बाबर को आके उसको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप यू नीड समबडी हु कैन प्ले गुड लॉन्ग इनिंग्स, तो उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको टेस्ट मैच से मत हटाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें उसको। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आपके टूर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ज़्यादा टेस्ट मैच की क्रिकेट अलहदा है, उसकी टीम अलहदा है, अब इस चक्कर में उसको ना तोड़ दें। अच्छा, इस पे भी स्पेकुलेशन जो हो रही है कि शायद सरफराज को भी इसी सिलसिले में मुलाकात की चेयरमैन ने, और उन्होंने भी कहा कि ये टफ सीरीज़ है। जो ज़राए के मुताबिक, सोर्सेज से मुताबिक, कि बाबर की भी रिजर्वेशन यही है कि ऑलरेडी बहुत प्रेशर है और किसी तरह ये सीरीज़ कभी भी किसी दौर में आसान नहीं रही ऑस्ट्रेलिया की, और उधर डिफीट होती है तो मेरे पे डबल ट्रिपल प्रेशर आएगा। और उसको जो कुछ लोग मशवरा भी यही दे रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप अपने इस कप्तानी को छोड़ें और आप एज ए प्लेयर आप इस पे फोकस करें और आप पाकिस्तान के लिए रन करें। तो फिर किसको बनाएंगे टेस्ट का कप्तान? ये तो एक अगला मरला होगा। देखिए ना, ये 3 डिफरेंट तरह की क्रिकेट है। T20 डिफरेंट क्रिकेट है, फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके आधे तकरीबन प्लेयर डिफरेंट होते हैं टेस्ट से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस डिफीट का बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कोई असर मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आती। अब ठीक है, आपने आपका बुरा गया एक वाइट बॉल टेन्योर, उसमें 5 का टूर्नामेंट हुए, आपको कम से कम एक ही जीत लेते हैं, चलो एशिया का भी जीत लेते जी। तो नहीं हुआ। लेकिन अब टेस्ट मैच में अभी इस सिचुएशन में मुझे नहीं नज़र आता कि किसी और को, सरफराज को बनाए 5 साल फिर पीछे चले जाए। अगर बनाना है तो आगे का सोचें, अगर कोई आपको समझ में आता है। मेरी तो अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। शान मसूद का नाम हो रहा, बट उसकी एज भी ज्यादा है, वो भी टीम में परमानेंट जगह नहीं है। टीम में तो आए ना, टीम में तो आए, बिल्कुल। आपका जो कैप्टन तो वो होता है ना कि जो सबसे 2-3 प्लेयर होते हैं जो की प्लेयर्स होते हैं। अगर बॉलिंग में है तो शाहीन तो हर जो भी आपकी ये में सबसे पहली चॉइस वो आता है एज बॉलर, उसके बाद ही सारी बॉलर्स आएंगे। वैसे ही इसी तरह अगर बैटर की बात करें तो टेस्ट मैच में बाबर ही सबसे पहले आएगा। वैसे ही। तो आई थिंक कि इसको ज़रा देखें, और ये सबसे मिल रहे हैं जो मिलता है। अच्छा उसने चलिए, अपने हवाले से बात करनी है कि मुझे कल के मेरा मैच पे क्या भी हम रोल बात होगा। करेंगे, Okay. लेकिन आज की जो एक कंट्रोवर्सी है जो पूरे सोशल मीडिया पे छाई है, उस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल रज़ाक ने जो ऐश्वर्या से शादी के हवाले से स्टेटमेंट दी है, उसको कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, मैं तो हैरान था कि वो बात कन्वर्सेशन हो रही है ऐसे बैठ के कि जिन 2009 में आपने कैसे जीते, और उन शुरू ऐसे ही किया कि नीयत से, हाँ जी, कि नीयत अच्छी थी कप्तान की, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और अचानक ये पता नहीं ऐश्वर्या राय बेचारी कहाँ से आ गई और किधर से किधर कड़ी मिल गई। आई थिंक ये बहुत बुरी बात है। अपोलोजाइज तो वैसे अभी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो मैसेज के थ्रू हाँ, हम भी करते हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। ऐसी चीज आपको कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। आई डोंट नो कि कहाँ से किधर किधर चले गए। सो आई थिंक इसके ऊपर एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम आवर साइड। बियॉन्ड आप किसी भी तरह एथिक्स को लाइन की एक ड्रॉ है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप किसी भी सेक्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आपको जरूरत प्लेयर एम्बेसडर हैं, आप किस तरह ऐसी बात करके किसी को, इसकी रेलेवेंस क्या बनती? मतलब उनके दिल में ख्याल आया होगा इसलिए। दिल में ख्याल है तो दिल में भाई रखो ना। रमीज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस वाले से जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, बहुत वेयर्ड किस्म की? देखिए, पहले तो हमें अपोलोजाइज करने की, जिसने ये स्टेटमेंट दी है उसको पहले तो अपोलॉजी देना। ये दूसरा, ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स अब्दुल रज़ाक ये बहुत अरसे से दे रहे हैं। ये निदा डार के मुतालिक भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो भी जो है वो सोशल मीडिया पे हेडलाइंस बनाती रही है। ये नहायत ही स्टूपिड किस्म की ये स्टेटमेंट है, और ये आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। और ये एक मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग वुमेन। मैं तो हैरान होता हूँ कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बाकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए, एक नोटिस किस्म का, कि ये पहली दफा तो चले, आप गलती से कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से बयान नहीं दे सकते एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। और ये
और इसलिए कि वो आपने ठीक कहा, ये एम्बेसडर रोल भी होता है आपका, एक एक आपको लफ्ज जो है वो तोल के बोलने की जरूरत है, और खाम में सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को ये नीचा कर देते हैं, बिकॉज लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल और पूरे पाकिस्तानी सबको रखा जाता है। ये मतलब मेरा ये नहायत ही एक किस्म से, इससे बड़ी कोई हिमाकत स्टूपिडिटी मैंने नहीं देखी है, और ये अक्सर ऐसी स्टूपिडिटी करते हैं ये। बिल्कुल सही है। इज़हार आपकी तरफ आएंगे। पीसीबी के अंदर जो हम डिस्कशन हम कर रहे हैं अफेयर्स के मामले के अंदर, उन्होंने खुद अपनी एक्सटेंशन ली लास्ट वीक, और अब मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, जैसे हमने रमीज़ और आकिब भाई से पूछा कि चेयरमैन खुद स्ट्रांग होना चाहिए, उसको डिसीजन खुद लेने चाहिए। वो हर चीज़ में अगर आपने मुशावरत ही करनी है, हर एक से पूछना ही है, तो फिर आपका रोल क्या है? आप ये सारी टर्बुलेंस और ये तमाम जो अफेयर्स हैं, बनती है चीफ सेलेक्टर अपॉइंट करते हैं, 3 दिन के बाद पूरी कमेटी फारग कर देते हैं, कहते हैं नए अपॉइंट करेंगी इस, और कल कैप्टन से आपकी मीटिंग है, परसों आपकी डायरेक्टर मिकी आर्थर से है, फिर आप एक दिन की मीटिंग के लिए उनको बुला रहे हैं, फिर आप छोड़ के टीम को इंडिया जा रहे हैं। ये सब मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मशावरत में तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप एक्स प्लेयर्स से जो स्टार्स जिन्होंने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है, उनको आप बुला रहे हैं, उन्हें कॉल ऑन करा रहे हैं और उनसे डिस्कस करें इशूज़ को, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक मेस में तो है हमारी जो सिचुएशन इस टाइम है। पाकिस्तान अभी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन आप कंपैरिजन करें, जब इंग्लैंड की भी कोई हमारी तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स है बड़ा नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने कैसे इस मैच से बाहर निकलना है। उन्होंने 2 बड़े अहम फैसले लिए हैं। एक तो उन्होंने अपने वाइट बॉल की कैप्टनसी रिटेन किया जॉस बटलर की, फिर उन्होंने जो वाइट बॉल का कोच है मैथ्यू मॉट, उसको भी रिटेन किया। उन्होंने होल स्केल चेंजेस तो किए जो स्क्वाड में जो लेके जा रहे हैं T20 के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए और ODI के लिए, लेकिन जो कैप्टनसी और लीडरशिप का रोल यही है। अभी ये जो हमारा बोर्ड है उसमें भी एक आपकी बात दुरुस्त है कि एडहॉक डे टू डे बेसिस पर डिसीजन नहीं होनी चाहिए, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है। ये जो भी अभी सिचुएशन है, आगे जितने भी टूर्नामेंट आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, फिर आपका न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ है, PSL है, फिर इंग्लैंड के साथ आपने T20 और T20 का वर्ल्ड कप भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक वेल थॉट आउट केयरफुली ड्राफ्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप या मैनेजमेंट या कैप्टनसी इशू नहीं है, और भी बड़े इशूज़ हैं कि आपने कि स्पिन बॉलिंग कौन, आपने स्पिनर्स निकालने अच्छे जो आपको रिप्रेजेंट कर सकें अगले वर्ल्ड कप में। आप अभी ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे आपके पास इस तरह के बैट्समैन हैं जो वहाँ की फास्ट पिचेस पे उनके बॉलर्स के खिलाफ खेल सकते हैं, तो एक केयरफुली क्राफ्टेड वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी अमीर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये खुद पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अपने सेट सहाफियों को खबरें लीक करते हैं। आप ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसे हेड के साथ अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताया ना कि जो अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये होने वाला है कि अब क्या होगा कि एक्स क्रिकेटर्स कुछ को ये बुला लेंगे और कहेंगे कि देखो, और वो इस वक्त ये भी है क्योंकि ये ऑप्टिक्स के लिए है, क्योंकि सारे मोस्टली जो क्रिकेटर्स हैं वो चीख रहे हैं कि ये जो सारा जो इस वक्त हुआ है ये वर्ल्ड कप कैंपेन, इसमें ऑन एंड ऑफ द फील्ड इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस आई है, और ये ऑप्टिक्स की वजह से 3-4 प्लेयर्स को ला के कि देखे जी मैं इस तरह से साइडलाइन नहीं हुआ, मैं रेलेवेंट हूँ। तो ये एक तरह से ये ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। और ये हमें जब तक कि आप पॉलिटिक्स नहीं बंद करेंगे, और खास तौर पे टीम के साथ, इस वक्त मैं आपसे बता रहा हूं ना, जब मेरी बाबर आजम से मुलाकात हुई थी, वो सारा ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर ऐसे था कि जैसे कि किसी 40वें पे आए हुए ये लोग। लिटरली ऐसे था जैसे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है ये लोग। और उसका ये भी था कि एक तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, और दूसरा ये कि उनको समझ नहीं आ रही है एग्जैक्टली मैं उसकी वर्ड्स नहीं बताऊंगा आपको, बट वो डिसअपॉइंटेड ये है कि उनको बैक करने वाला कोई नहीं है इस वक्त। यानी कि ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी टीम वर्ल्ड कप में है और आपको पता ही नहीं है कि ये पीछे जाके होने क्या वाला है आपके साथ। तो इस ऐसे माहौल में आप कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं? और फिर वही होना था, क्योंकि आपको क्रिकेट की समझ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये आपका फील्ड नहीं है, तो आप फिर इसी तरह से क्रिकेटर्स को इकट्ठा करके और सोल्यूशन ढूंढते हैं। और सोल्यूशन इस तरह से नहीं मिलती है। सोल्यूशन मिलेगी जब आपकी एक ऑनेस्ट एंडेवर होगा इस सिस्टम को और इस टीम को ठीक करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि मैं बच जाऊं, चीफ सेलेक्टर को मैं अंडर द बस थ्रो कर दूं, या कप्तान को अंडर द बस थ्रो कर दूं, या
या कोचिंग सिस्टम को मैं अंडर द बस, ऐसे नहीं आप गवर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी चाहिए। कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हमारे सामने आ रहा है, कभी लड़कों का मसला आ रहा है, कभी सिलेक्टर को हटाया जा रहा है, फिर रख के हटाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी बियॉन्ड इमेजिनेशन और इलॉजिकल नज़र आ रही हैं। बट इस पर डिटेल में अभी और बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो हमारे स्टूडियो में इतने बड़े स्टार्स मौजूद हैं और इरफान, हमने उनसे अब तक कोई डिटेल में बात भी नहीं की है। वहीद मुराद, आपसे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी। आप चॉकलेटी हीरो के तौर पर जाने जाते थे, नाम कैसे पड़ा? ब्राउन रंग की वजह से? देखिए, बात असल में ये है कि हमारे इंडस्ट्री में लोग किसी को अच्छा खाता हुआ देख नहीं सकते। और मैं, चूँकि वो ऐसी चीज़ जो मैं खाता था वो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं होती थी। अच्छा। तो मैं बाहर से इंपोर्ट करता था, मेरी चॉकलेट बाहर से आती थी। और जब मुझसे कोई चॉकलेट मांगता तो मैं साफ इनकार कर दिया करता था, और इसी खिज में, जेलसी में आके मुझे चॉकलेटी कहने लग गए। अच्छा चले, चॉकलेटी हीरो की तो समझ आ गई, हेयर स्टाइल भी आपका बड़ा मशहूर था, इसकी क्या वजह है? मैं मशहूर अपने हेयर स्टाइल की वजह से हुआ हूँ, बाकी अपनी मेहनत। शबनम तुम हंस रही हो। जवाब तो शबनम आपकी तरफ आओ। अच्छा ये बताएं, आपकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और उस टाइम किसी भी एक्टर की थी, तो वो आप कैसे थे? मैं समझता हूँ कि मुझ जैसा खूबसूरत हीरो ना आया है ना आएगा। चल चलाती। अच्छा शबनम जी, बहुत अच्छी। शबनम जी आप वैसे आप आयशा, क्या आपने मेरी फिल्में देखी हैं? वैसे जिस दौर में मैं फिल्म किया करता था, आप तो इस दुनिया में नहीं होंगी। फिर भी देखी है। मेरी लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? मैंने आपकी ज़ेबा जी के साथ फिल्में देखी हैं। थैंक यू। नाम बताया ना, वो नाम पूछ रहे हैं। नाम नहीं मुझे याद, अब इतना इम्तिहान में ना डालें। इरफान, आपको क्रिकेट का बहुत नॉलेज है, ये बताइए मेरी पहली फिल्म का नाम क्या था? क्रिकेट का नॉलेज है, मूवीज में देखते ही नहीं। ओ हाँ, ये तो मैं गलत सवाल कर गया। शब्बो, क्या मैं गलत सवाल कर गया? हाँ वही। ये क्या कर रही हो शब्बो? वैसे हमने एक अच्छा बहुत अच्छा काम किया है। आपको याद है हमारे डायलॉग्स? ये क्या था? ये हमारी एक इनसाइड जोक है, हमने एक साथ बहुत वक्त गुजारा है ना। अच्छा ये आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भी काफी हीरोज के साथ काम किया, किसके साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? नदीम। मैं तो समझ रहा था तुम मेरा नाम लोगी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ मायूस किया है शब्बो। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा शबनम जी, आप 30 साल तक आप वाहिद अदाकारा हैं जो कि मुसलसल हीरोइन रही हैं। अपनी जवानी का राज ही बता दें कि इतना अरसा यंग कैसे आप लगती रही हैं? मैं सांस ज्यादा लेती थी। ऑक्सीजन का इन आउट ज्यादा रहता था, इसलिए मेरा मैं बताता हूँ ये जवान क्यों रहती थी। ये दुनिया जहां की ब्यूटी क्रीम लेकिन मेरी इस्तेमाल जो करती थी। खूबसूरती है उसका राज मैंने बुशरा आपा और बाबरा जी से लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि जब बारिश हो तो बारिश के पानी को 2 से 3 दिन के लिए प्लास्टिक की बोतल में रख देना और उसके बाद अपना मुंह और बाल धोना, तुम्हारा मुंह और बाल गीले हो जाएंगे। वैसे एक सीरियस बात कहूँ शबनम, पंच पे लाफ्टर देते हैं। आपने बात कर दी, क्या पूछ रही थी आप? मैं आपकी जवानी का राज पूछ रही थी। आके मुझे चोरी चोरी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने आपको कभी नहीं देखा, वो भी इतने करीब से, और वो भी नकली वाली। मैं आपको बताऊं, आप जैसी लड़कियां मार्केट जाती हैं तो एक लिस्ट लेके जाती हैं और लिस्ट के ऊपर सबसे पहले पता क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? जुओं वाला शैम्पू। वैसे इरफान एक बात बताऊं जी। वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन एक चीज नहीं हो रही। पूछो क्या? आज मैच ही नहीं है। कल भी नहीं था। अच्छा शबनम जी, आजकल की हीरोइनों को कोई मशवरा देना चाहेंगी? वैसे तो पाकिस्तान में फिल्में ही नहीं बनती हैं। मैं आजकल की हीरोइन से यही कहना चाहूंगी कि मेकअप की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें तो शायद आगे निकल सकती हैं। अच्छा
ये अच्छा जब मैं सांस ले लूं तो समझ लिया करो मेरी बात खत्म हो गई है। हम समझते शायद ये पॉज था। वैसे आयशा, आपको बात बताऊं, जी जी। इनकी लंबे सांस के पॉजेस की वजह से जहां एक रील लगनी चाहिए थी वहां 10 लगा करती थी। तुम्हारा हाथ कब फंसेगा? ये सांस लेना खत्म कब हुआ था? किस नहीं 80s में 90s में कब हुआ और क्यों हुआ? ये उस दौर की सिग्नेचर थी और ये फैशन स्टेटमेंट था। अगर ये ना होता आकिब साहब तो शायद हमारी फिल्म में कोई नहीं देखता, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमने उस दौर में वो काम कर दिया जो आज तक याद रखा जाएगा। रमीज भाई, आपने मेरी कितनी फिल्में देखी हैं? जी रमीज भाई, बहुत सारी देखी हैं। थैंक यू सो मच। देखा, रमीज हमारे फैन है। तुम्हारा हाथ क्यों नहीं फंस रहा? मेरा हाथ फंस चुका है। बदतमीज दुपट्टे, शबनम का हाथ छोड़ो, छोड़ो। मैंने तुम्हारे हाथ की जान बचा ली। रमीज से अच्छा, मेरा जी जी मेरा जी सवाल है। जी। आज मैं आकिब से सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि ये वैसे ही मुझे चोरी चोरी देख रहे हैं। आज मैं रवीज से सवाल, रवीज कह दिया मैंने, मुझे रवीज नहीं रवीज। रमीज, ये पाकिस्तानी लड़के ना अच्छी जॉब, ना अच्छा कारोबार, ना किसी काम में अच्छे, ना किसी तिजारत में, तो इतनी तेज बाइक चलाकर आखिर ये जाते कहाँ हैं? डबल रोटी लेने। डबल रोटी अंडे लेने। वैसे इसका जवाब अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो जवाब, क्या उनका जवाब काफी नहीं था? वो डेट मारने जाते हैं। क्या माने थे? डेट। क्योंकि ये काम सिर्फ वेले लोग ही करते हैं। सही है। रमीज भाई, अगर थोड़ी सी क्रिकेट पे वापस आए तो एक और डेवलपमेंट भी आज हुई PSL के हवाले से, और उस मीटिंग के अंदर तमाम फ्रेंचाइज ओनर से और उनकी मैनेजमेंट से उन्होंने डिस्कशन की, और ये आपको याद होगा एशिया कप में भी हमने डिस्कशन की थी। एक दफ़ा फिर से PSL को UAE शिफ्ट करने की बात की जा रही है, और उन्होंने कहा कि अगर हमें सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती तो आप उसको उधर ले जाएं। रिजर्वेशन आई उनकी तरफ से, फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से, कि एक ब्रांड बनाया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी बनाई, और आप उधर की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी अच्छा जी, सिक्योरिटी अगर मिल जाती है तो फाइन, अदरवाइज 15 हाफ इधर करते हैं और 50% हम UAE ले जाते हैं। ये जो सारा एक भेड़ चाल जो चल रही है, एक अजीबोगरीब किस्म की जो माइंडसेट चल रहा है, अप्रोच चल रही है, आप भी चेयरमैन भी रहे हैं, सारी चीज़ों को देखते रहे, ये क्या हो क्या रहा है और किस तरह इसका सोल्यूशन क्या है? ये बड़ी नाजुक सिचुएशन है, क्रिकेट ICU में चली गई है। और ये मतलब है, ये बेतुकी सी एक बात है। आप बेशक डिले करा लें, जो मर्जी कर लें, मगर ये पाकिस्तान में रहनी है, क्योंकि आपने इसका इम्पैक्ट देख लिया पाकिस्तान में क्या होता है जब PSL होती है। ये तो सोचना भी नहीं चाहिए, एंटरटेन भी नहीं थॉट करनी चाहिए। माना कि ठीक है विंडो इफेक्ट हो रही है, इलेक्शन में होती है, बट पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता IPL की तरह के साउथ अफ्रीका ले जाएं, तो दुबई ले जाएं। दुबई जब गई IPL तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ था। खाली स्टेडियम थे, वो बनता ही नहीं है, माहौल ही नहीं बनता है। सो 10 दिन की विंडो मेरे ख्याल में आगे पीछे करके आप बेशक कम कर दें, 2 जगह पे मैचेस कर दें इंस्टेड ऑफ 3 या 4, मगर इसको होना पाकिस्तान में ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, अगर हम बात करें इंडिया की, कल के मैच के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कशन अब कर लेते हैं कि आखिरी 10 सालों में इंडिया T20 और वनडे मिला के कुछ 10 मैचेस खेला है और उनमें से 8 मैचेस हारा है। कल के मैच में क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस चीज़ का हो सकता है? देखिए, अब तो सारा साल तो याद नहीं दिमाग में रहता। रिसेंट जो अभी वो जिस फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस तो है उनके पास, क्योंकि इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो डरे उस वजह से ये जो टॉस है ना, क्योंकि वो उस दिन भी अगर वो मैक्सवेल ने वो इनिंग खेल दी कि जो ना देखी आज तक ना सुनी जी, वरना तो वो अफगानिस्तान से हार गए थे ऐसे ही। देवर लाइक 90 रन्स पे 7 आउट थे। तो वो एक ही मैच जीते हैं, और वो भी मैच आई डोंट नो, उससे पहले ना तो ऐसा कोई खेला है आज, ना ऐसा कोई खेल सकता है, मुझे यही लगता है ऐसे ही। तो इसका मकसद ये है कि टॉस जो जीता वो डेफिनेटली, क्योंकि ये कोई मार्जिन नहीं है ज़्यादा टीमों के अंदर। हार्दिक पांड्या के बाद इंडिया की टीम में जो एक एडवांटेज था वो उतना फर्क नहीं रहा। दोनों टीमें मेरे हिसाब से तो एक जैसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो टॉस जीतेगा मैच उसकी फेवर में जाएगा, लेकिन क्या कोई ऐसा चांस है कि अपसेट होने का, कि जो बाद में खेले वो ये मैच जीत जाए? अब ये देखिए ना, वो इतनी अच्छी पिच है, उसके ऊपर अगर नॉर्मल भी क्रिकेट आप खेलते हैं तो 320 340 रन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ना हो कि
अर्ली ऑन को क्लैप्स हो जाए, करते करते भी आपका 300 रन तो बन ही जाते हैं। जी बिल्कुल। और जब आप दूसरी अंडर लाइट शुरू करते हैं तो वो तो 3-4 विकेटें गिर जाती हैं आपकी 10 ओवर्स में। वैसे ही अगर 1-2 हो चलो फिर भी आप संभल जाते हैं, बट आई थिंक ये 180 वर्सेस 355 इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, रोहित शर्मा की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी 80% चीज़ें आज हमने डे में आपके साथ और रमीज भाई के साथ डिस्कशन की। उसमें 2 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये कुलदीप के वाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये एक बॉलर 2019 में था, उसके बाद ये ऑफ चला गया, वापस आया तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपकी जो अभी इस वर्ल्ड कप की जो जर्नी है उसमें उन्होंने कहा कि आपका एक मैच जो ज़रा क्लोज़र गया या जो आपको अटैक हुआ वो न्यूजीलैंड का ही था और न्यूजीलैंड ने कुलदीप पे अटैक किया। अब आपके पास जो कुशन है छठे बॉलर का वो नहीं है और जडेजा को भी वो अटैक करेंगे और एवरेज भी सबसे ज़्यादा है इनकी स्पिन के अगेंस्ट। तो आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं। और रोहित शर्मा ने ओबियसली कहा कि हम चाहते तो नहीं है कि अटैक आए, बट वी आर नोइंग कि वो हमारे पे काउंटर अटैक करेंगे, वो कुलदीप पे भी करेंगे, उनके पास स्किल भी है। इसीलिए हमने 4-5 बॉलर्स के मार्जिन को भी देखा और इस ऑप्शन को भी देखा। इस हवाले से कैसे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम में आ सकती है इंडिया? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है न्यूजीलैंड की, लेफ्टी भी हैं, एंड में वो चैपमैन भी आते हैं, तो इस तरह से लेफ्टी या मिचेल जिस तरह से बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक कि एक उनके पास दोनों लेफ्ट आर्मर्स हैं, तो अगर वो शुरू हो गए मारना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन छठा बॉलर लाएंगे तो वो और मार खाएगा, क्योंकि वो उनमें ऐसा बॉलर नहीं है जो कि 4-5 ओवर कर सके या रेगुलर करता हो। तो उनके पास तो वही 5 ऑप्शंस हैं। और अगेन टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉस पे आगे सारी बात खत्म हो रमीज भाई जाती है। से एक मैं जानना चाहूँगा, रमीज भाई इसका एक और पार्ट भी क्वेश्चन ऐसा था जो डिस्कशन में लाया गया, वो ये था कि उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी किया कि आपके ऊपर प्रेशर ये है इंडिया के ऊपर कि आप कोई 10 साल में कोई इवेंट नहीं जीते और ख़ास तौर पे आप इनसे टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे हुए हैं, 2019 का सेमीफाइनल भी इन्हीं से हारे हैं। उसके अलावा भी आपके 2-3 कैप्टन भी चेंज हो गए, 15 में भी आप सेमीफाइनल हारे, 19 में भी हारे। तो इसका कितना प्रेशर है? और होम कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली इससे बड़ा कोई प्रेशर हो नहीं सकता कि आपके डू हैव नो अदर ऑप्शन कि आप मैच हार जाए। तो उसमें उन्होंने ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने कहा कि वी आर नोइंग दैट फैक्ट और ये लड़के बेसिकली गेम टू गेम चलते हैं और कुछ प्रूव करना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में ये प्रॉब्लम में है डेकेड से कोई विक्ट्री ना लेना, कोई टाइटल ना जीतना? देखिए ना, अभी आप इनकी फ्लो देखें और फिर इस स्टेटमेंट का मौजना उस फ्लो में करें। 2 या 3 टफ मैचेस इनके सपोजिटली होने थे। एक पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 पे 2 विकेटें पाकिस्तान, 190 ऑल आउट। दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 विकेटें गिर गई 2 रन या 3 रन पे, उसके बाद रन चेस कर लिया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो मर्जी कर लें, इन्होंने ये डिजर्व करते हैं टू बी लेबल्ड एज द फेवरेट्स। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये अगर 30% ऑफ डे भी इनका जाता है, ये फिर भी मैच जीत जाएंगे। ये इतनी बड़ी टीम बन चुके हुए हैं, ये सिचुएशन संभालते भी हैं, ये सिचुएशन में एग्रेशन भी दिखाते हैं। आप ये मत समझे कि जडेजा को बैटिंग नहीं आती है, या आप ये ना समझे कि सूर्या कुमार यादव जो है वो 1 डायमेंशनल हिटर है। ये बहुत ज्यादा सियाने, बहुत ज्यादा मंझी हुई टीम हो गई हुई है। ठीक है, मानता हूं एक ब्लॉक जरूर होता है माइंड पे, जैसे कि साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका चोकर्स इसलिए कहलाते हैं, बार बार फंस जाते हैं वो। सो इनको ये अबूर करना, अगर इस दफा भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता, अगले 8 सालों में नहीं जीत सकेगा। अगले 2 वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टीम वो नहीं उतार सकेंगे। ये बहुत बड़ी टीम है इनके पास। बिल्कुल। इजहार से आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या दोनों टीम का कंपोजिशन देखें तो बैलेंस तो नजर आता है, बट भारत को होम कंडीशन, सबका फॉर्म में होना, हर बंदा चिप ऑन कह रहा है, बट हम न्यूजीलैंड को भी पीक देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे हमारे अगेंस्ट 400 लगाना और जितना आसान मैच आसानी से अफगानिस्तान से भी उन्होंने जीता, दैट वाज नॉट इजी मैच। तो आपके ख्याल में अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है तो भारत के लिए प्रॉब्लम डाल सकते हैं? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रोहित शर्मा ने मजीद इस बारे में की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया कि टॉस का डिसाइसिव होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने इस ग्राउंड में बहुत दफ़ा खेला हुआ है और मेरे ख्याल में ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन पहले बॉलिंग करता है, कौन पहले बैटिंग करता है। तो इससे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी इस प्रेशर को, इस लॉटरी को फील करें कि टॉस हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, हमने मेंटली इस चीज़ को भी कवर करना है। उसके बरक्स जब केन विलियमसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने जो उन्होंने कहा है कि यार
कि जो लीग स्टेजेस में जो कुछ हुआ है वो पीछे रह गया। अब नॉकआउट स्टेज equal शुरू हो हो गया। गया, इट्स फ्रॉम बिगिनिंग, ये एक नई बिगिनिंग है। तो जो किया है वो मैटर नहीं करता, नॉकआउट स्टेज इंटायरली डिफरेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अंडरडॉग का टैग है उससे हम काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं। तो इससे नज़र मुझे तो लग रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें न्यूजीलैंड हैव बीन टाइम एंड टाइम अगेन इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, एंड देयर द सॉर्ट ऑफ टीम जो ज़्यादा किसी भी ओकेजन से फ्लस्टर्ड नहीं होते, और वो बड़ा अपना बैलेंस जो उनके प्लान्स है उससे स्टिक कर सकते हैं। और अगर कोई इस टूर्नामेंट में टफ टाइम दे सकती है इंडिया को तो न्यूजीलैंड है। और आपने राइटली कहा कि बिल्कुल। ऑन पेपर भी अगर टीम का कंपैरिजन करें, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, कोई 19-20 का मार्जिन ही है। अच्छा, लास्ट में मैं शबनम जी की तरफ जाना इनसे चाहती एक हूँ। सॉन्ग सुनते हैं फिर ज्यादा चाहते नहीं, हैं। पहले मैं सवाल करूंगी। शबनम जी, आप अभी कह रही पहले थी, आयशा जुल्फिकार, जी, मैं आपको जी, कुछ जी। कहना चाहूंगा। आप जैसी लड़कियां पूरे शहर में ठीक गाड़ी चलाकर सिर्फ पार्किंग में आके ठोक देती हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। बाखुदा हमें पता नहीं था, हमने तो ऐसे ही कहा। ये आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। अच्छा, क्विकली जरा कोई अगर सॉन्ग सुना दे तो फिर ज्यादा चाहेंगे हम। जरूर। जी प्लीज। है बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई। साथ गाते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग सुनाया। आज हम आप लोगों से ज्यादा चाहते हैं। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आके भाई इज़हार आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।